हेलो दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड्स पार्ट 29 के बारे में आज बताया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। कैंग यू हल्के से मुस्कुराए और कहा, मैं आपकी दयालुता के लिए यंग मास्टर फेन को धन्यवाद देता हूँ। कैंग यू के साथ सब ठीक है। युवा मास्टर फेन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि यंग मास्टर फेन इस बार क्यों आ रहे हैं। हालांकि उसने कैंग शुओ को ये कहते हुए सुना था कि इस बार फेन ज्यूचेन की यात्रा का एकमात्र उद्देश्य उससे मिलना था। कैंग यू को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना है। फेन ज्यूचेन भी मंद मंद मुस्कुराए और सौम्य और सीधे तरीके से कहा, मैंने सुना है कि महामहिम कई गहन महल शाखाओं में लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। ज्यूचेंग आपके बारे में चिंतित था और उसका गहरा सम्मान भी करता है। हालांकि मैं सपने में भी महामहिम को कुछ और बार देखना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इससे महामहिम डर जाएंगे, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने दिल में दबाता रहा हूँ। अब जब मैंने आखिरकार महामहिम को देख लिया है, तो ज्यूचेंग लगातार खुश है। इन 2 वर्षों में महामहिम और भी अधिक सुंदर और सुरुचिपूर्ण हो गए हैं, जिनकी तुलना नश्वर बनी पौराणिक देवियां भी नहीं कर सकती हैं। ज्यूचेंग के दृष्टिकोण में महामहिम की सुंदरता ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली है, नहीं, संपूर्ण ब्लू विंड एम्पायर का स्वर्ग धन्य खजाना है। जैसे ही उन्होंने बात की, फेन ज्यूचेंग की आराधना और मोह पूरी तरह से प्रकट हो गया, इसे जरा सा भी छिपाए बिना। फिर भी राजकुमारी कैंग यू को ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और फिर भी एक कमजोर मुस्कान लौटाई। युवा मास्टर फेन गलत है। कैंग यू योग्य नहीं है। मैं अपनी शाही बहन की जगह यंग मास्टर फेन की तारीफों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये भी गहराई से विश्वास है कि आपने मेरी शाही बहन के बारे में जो कहा कि वह हमारे शाही परिवार का खजाना है, वह सच है। कैंग शुओ ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वे मुड़े और अपने पीछे बैठे अटेंडेंट को इशारा किया, उनकी आंखें चमक उठीं। अटेंडेंट तुरंत समझ गया और तुरंत आगे बढ़ गया। फिर उसने उसके कान में फुसफुसाने का नाटक किया। ओह! कैंग शुओ की आंखों में कुछ सदमा दिखाई दिया। फिर उसने फेन ज्यूचेंग से क्षमा मांगते हुए कहा, युवा मास्टर फेन। इस राजकुमार को अचानक कुछ याद आया जिसका तुरंत ध्यान रखा जाना चाहिए, इसलिए आपको मुझे माफ करना होगा। शाही बहन, युवा मास्टर फेन ने काफी समय से इंपीरियल पैलेस का दौरा नहीं किया है। आप यंग मास्टर फेन के साथ महल की सैर पर क्यों नहीं जाते? कृपया कैंग यू के इनकार को क्षमा करें। कैंग शुओ के बोलने के ठीक बाद कैंग यू ने तुरंत मना कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कैंग यू इच्छुक नहीं है, बल्कि इंपीरियल फादर ने मुझे एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय उनके कक्ष में उनसे मिलने जाने का आदेश दिया है। कैंग यू इंपीरियल फादर के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है और चाहता है कि इंपीरियल भाई और यंग मास्टर फेन नाराज न हों। कैंग यू पहले छुट्टी लेंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद कैंग यू ने थोड़ा सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मून एम्ब्रेसिंग पैलेस से बाहर चली गई। कैंग शुओ ने अपनी भौहें बहुत सिकोड़ लीं, फिर भी ज्यूचेंग केवल शांति से मुस्कुराया। जैसे ही कैंग यू ने उसका पक्ष छोड़ा, वह अचानक पलट गया। महामहिम, जब ज्यूचेंग इंपीरियल पैलेस में आए, तो उन्होंने अनजाने में सुना कि महामहिम अपनी पूरी ताकत से बनिंग सोल फ्लावर नामक एक अजीब फूल की तलाश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या महामहिम को ये फूल अभी तक मिला है। यदि यह अभी तक नहीं मिला है, तो ज्यूचेंग को बस ये पता चल जाएगा कि बनिंग सोल फ्लावर कहाँ मिलेगा। फेन ज्यूचेंग के आगमन से न केवल कैंग यू परेशान हो गई, बल्कि इससे वह पूरी तरह से असहज हो गई और वह जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी।
लेकिन जुएचेन के शब्दों ने उसके पूरे शरीर को कठोर कर दिया क्योंकि उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। वह पलटी और यथासंभव शांत स्वर में बोली, क्या यंग मास्टर फेन गंभीर है? कैंग यू वास्तव में बनिंग सोलफ्लावर की तलाश में है। अगर यंग मास्टर फेन को पता है कि इसे कहाँ ढूंढना है और वह मुझे बताने के लिए पर्याप्त उदार है, तो कैंग यू निश्चित रूप से हमेशा आभारी रहेगा। फेन जुएचेंग मुस्कुराए। जुएचेंग स्वाभाविक रूप से राजकुमारी कैंग यू के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ज्यूचेंग जानता है कि यह बनिंग सोलफ्लावर हमारे बनिंग हेवन कबीले के प्रशिक्षण मैदान में होता है, भयंकर संस्की क्षेत्र के भीतर। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कैंग यू का दिल धड़क उठा। तो फिर यह बहुत अद्भुत है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपका सम्माननीय कबीला हमारे शाही परिवार को ये बनिंग सोलफ्लावर दे सकता है? कीमत या शर्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सम्माननीय कबीला अपनी इच्छानुसार बोल सकता है। फेन ज्यूचेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वे कांग यू की अद्वितीय सुंदरता, बेहद नेक रंग रूप और फिगर को देखकर लालच से बंद हो गए। उन्होंने हल्के से उत्तर दिया, जुएचेन को इस मामले में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। भयंकर संस्की क्षेत्र में केवल एक बनिंग सोलफ्लावर एक सहस्राब्दी में एक बार परिपक्व होता है। पूरा कबीला इसे अपना सबसे मूल्यवान खजाना मानता है। इसे दूसरे को दिया जाना बिल्कुल असंभव है। लेकिन फेन ज्यूचेंग रुके और फिर और भी सहजता से मुस्कुराए। यदि वह व्यक्ति जो बनिंग सोलफ्लावर चाहता है, वह मेरे कबीले का आंतरिक सदस्य है, जिसे तत्काल इस बनिंग सोलफ्लावर की आवश्यकता है, मेरे अलावा भविष्य के कबीले मास्टर की व्यक्तिगत याचिका, मुझे विश्वास है कि मेरे पिता और बुजुर्ग इतने जिद्दी और अनम्य नहीं होंगे। वे निश्चित रूप से मिलनसार होंगे। जबकि फेन ज्यूचेन के शब्द सौम्य और आरक्षित लग रहे थे, उनमें वास्तव में खुले दबाव का एक अंश था। किसी बाहरी व्यक्ति को आंतरिक कबीले का सदस्य बनने देने का मतलब या तो ये होगा कि उन्हें शिष्य बनना होगा या संभवतः बनिंग हेवन कबीले में शादी करनी होगी। कैंग यू की सीधी छाती थोड़ी ऊपर उठी और नीचे गिर गई। हालांकि उसने बाद में धीरे से अपना सिर हिलाया, चूंकि बनिंग सोलफ्लावर आपके सम्माननीय कबीले के लिए बहुत कीमती है, तो कांग यू ऐसा अनुचित अनुरोध नहीं करेगा। मैं यंग मास्टर फेन को उनकी जानकारी के लिए धन्यवाद देता हूँ। विदाई। कैंग यू की सीधी और दृढ़ प्रतिक्रिया फेन ज्यूचेंग की अपेक्षाओं से बाहर थी। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने कैंग यू की प्रस्थान आकृति को देखा क्योंकि उसकी भौहें भी धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। मेरी बहन का स्वभाव अब भी उतना ही सख्त है, कैंग शुओ ने फेन ज्यूचेंग का सामना करते हुए कहा। उनके शब्दों और कार्यों में वास्तव में सम्मान का संकेत था। ये पहले से भी अधिक कठिन है। जब उसने पहले मना किया था, तो कम से कम वह व्यवहार कुशल थी, लेकिन अब वह इतनी जिद्दी हो गई है कि ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे कह रही है कि कोई भी भ्रम न रखें। फेन ज्यूचेंग नाराजगी से हंसते हुए खुद का मजाक उड़ाते नजर आए। यंग मास्टर फेन को इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है, कैंग शुओ को तुरंत सांत्वना दी। यंग मास्टर फेन की ताकत, उपस्थिति और पहचान के साथ ब्लू विंड एम्पायर की कोई भी युवा प्रतिभा आपकी तुलना कैसे कर सकती है? कैंग यू अभी भी युवा है, इसलिए वह कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देती है। मेरा मानना है कि उसे यंग मास्टर फेन पर खुद को फेंकने की पहल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिना आपको उसे लुभाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ बात करने के बाद कैंग शुओ झिझके, लेकिन फिर जारी रखा। मैं शायद इसके पीछे का कुछ कारण जानता हूँ कि कैंग यू अचानक इतना दृढ़ क्यों हो गया है। ओह! फेन ज्यूचेंग ने अपनी निगाहें घुमाईं। कैंग शुओ ने आगे कहा, मुझे जो जानकारी मिली है,
उसके अनुसार कैंग यू न केवल इन दिनों बनिंग सोलफ्लावर को हर जगह खोज रही है, बल्कि वह एक व्यक्ति की भी तलाश कर रही है। वह व्यक्ति जिसके साथ वह व्यक्तिगत रूप से न्यू से वापस आई थी मून प्रोफाउंड पैलेस। ये बताया गया है कि वह व्यक्ति उसे यहाँ लाने से कुछ महीने पहले बेहद करीब थे। लेकिन निश्चिंत रहें यंग मास्टर फेन, यह व्यक्ति 5 महीने पहले ही गायब हो चुका है। ऐसा लगता है कि उसने खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, मौत की बंजर भूमि में प्रवेश किया और कभी वापस नहीं आया। उसके लापता होने के बाद मैंने कैंग यू की ओर से महल की नौकरानियों से सुना है कि वह अनगिनत बार रोई और शांति से खाना नहीं खा सकी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? यू चे। वह अभी भी युवा है और इस वर्ष केवल 17 वर्ष का है। हालांकि उसकी जन्मजात प्रतिभा सामान्य से बाहर थी, इसलिए कैंग लिन और मैंने दोनों ने उसे अपने गुट में खींचने का प्रयास किया। हम्फ। शरीर में आश्चर्यजनक रूप से भारी घातक आभा उभरने से फेन ज्यूचेंग की भौहें मजबूती से तन गईं। वास्तव में एक और व्यक्ति है जो उस महिला में अपनी उंगली डुबाना चाहता है जिसे ये युवा मास्टर चाहता है। ये सबसे अच्छा है अगर वह मर गया है, अन्यथा मैं उसे पूरी तरह से दुख में डाल दूंगा कि अगर वह जीवन की भीख भी मांगेगा तो भी वह जीत जाएगा। वह जीवित नहीं है, और यदि वह मृत्यु की भीख भी मांगता है तो भी वह मर नहीं सकता। फेन ज्यूचेन के शरीर ने अचानक घातक आभा छोड़ी और कैंग शुओ को हिलाकर रख दिया। कैंग शुओ की ओर के अंगरक्षकों की आंखें और भी अधिक गोल थीं क्योंकि वे डर से कांप रहे थे, क्योंकि फेन ज्यूचेन के शरीर से जो गहन आभा आए वह स्पष्ट रूप से पहले से ही पृथ्वी के गहन दायरे में थी। ड्रैगन गॉड ट्रायल का क्षेत्र, एक अंतहीन मैदान। यू चे को इस स्थान में प्रवेश किए 5 महीने बीत चुके हैं। आगे एक छोटे से नाले की आवाज थी। खाड़ी का पानी इतना साफ था कि कोई भी उसकी तली देख सकता था। खाड़ी के साफ पानी के अंदर विभिन्न प्रकार की छोटी मछलियां थीं जो खुशी से घूम रही थीं। यू चे ने चू यूचेन को खाड़ी के बगल में घास पर नाजुक ढंग से लिटाया, फिर खाड़ी के किनारे पर झुक गई। खाड़ी के बीच में मछली को तैरते हुए देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी परी, हम फिर से मछली का सूप पी सकते हैं। आज मछली का सूप किस स्वाद का होना चाहिए? जैसे ही उसकी आवाज निकली, यू चे का बायां हाथ बिजली की तरह पानी की सतह में घुस गया और लगभग 1 फुट लंबी एक बड़ी मछली को पकड़ लिया। और इसी समय उसके दाहिनी ओर एक नदी का पत्थर अचानक गिर गया और एक विशाल केकड़ा, जिसका शरीर यू चे के शरीर के आधे आकार का था, उसके ऊपर गिर गया। गहरे काले रंग के विशाल केकड़े का चिमटा खुल गया और वह यू चे की गर्दन पर जोर से तड़क गया। इस केकड़े के चिमटे पर लगा चिमटा ठंड से चमक रहा था, यहाँ तक कि स्टील भी तुरंत टूट जाता था। किसी व्यक्ति की गर्दन की तो बात ही छोड़ दें। यू चे ने अपने हाथों में पकड़ी मछली को घास पर फेंक दिया। अपना हाथ उठाए बिना उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह बढ़ा और केकड़े के चिमटे के किनारे को पकड़ लिया। उसने जबरन मडस किंग क्रैब को पकड़ लिया और अचानक उसे नदी की चट्टान में फेंक दिया। यू चे की बाह की ताकत सिर्फ डरावनी नहीं थी, एक तेज धमाके के साथ नदी की चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई और मडस किंग क्रैब बेहोश हो गया। यह आवाज किसी सींग के घोंसले को सचेत करने जैसी थी। दसियों जानलेवा किंग क्रैब एक साथ मारे गए। उनके विशाल चिमटे को गिलोटिन शैली में खोला गया था और वे चमकदार ठंडी चमक के साथ कट गए थे। बिजली की तेजी से यू चे ने ड्रैगन फॉल्ट को बाहर निकाला। उन्होंने अपने शरीर को एक बार हिलाया और 3 अलग अलग स्थितियों में 3 अलग अलग भ्रामक छायाएं दिखाई दी। 4000 किलोग्राम का ड्रैगन फॉल्ट एक बड़े पंख जितना हल्का था।
कुछ ही समय में 1 दर्जन से अधिक हमले किए गए और प्रत्येक हमले ने प्रत्येक मडस किंग क्रैब की पीठ पर जोरदार हमला किया। मडस किंग क्रैब स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर एक खतरनाक गहरा जानवर था जिसके पास 2 भयानक चिमटे थे और इसका खोल और भी अधिक कठोर था, यहाँ तक कि सामान्य स्पिरिट प्रोफाउंड अभ्यासियों के लिए भी इसे नुकसान पहुंचाना कठिन था। हालांकि यू चे के भारी प्रहारों में से एक के तहत लगातार 13 ध्वनियों के फूटने के बाद 13 जानलेवा किंग क्रैब्स की पीठ पूरी तरह से खुल गई थी, क्योंकि एक निडर गहन शक्ति ने तुरंत सीधे हमला किया और एक पल में शक्तिशाली रूप से उनके जीवन की नसों को तोड़ दिया। अपनी कलाई के एक झटके के साथ ड्रैगन फॉल्ट यू चे की पीठ पर लौट आया। ड्रैगन फॉल्ट के वजन को पूरी तरह से अनुकूलित करने के लिए स्टार गॉड की ब्रोकन शैडो को दूसरे चरण में विकसित करने के बाद उन्होंने लगातार ड्रैगन फॉल्ट को अपनी पीठ पर रखा। 83,947 13 जानलेवा किंग क्रैब्स को खत्म करने के बाद यू चे के दिमाग में संख्याएं भी ताज़ा हो गईं। जमीन पर ढके मृत केकड़ों को देखने के बाद, जिनके पैर हवा में उठे हुए थे, युन चे ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली और बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इन विशाल केकड़ों को सूप में बना सकता हूँ। युन चे ने अंततः इस आकर्षक विचार को त्याग दिया और हाथ में मछली लेकर चू यूचेन के पास लौट आया। फिर उसने एक पॉट रैक स्थापित किया और आग में उबालने से पहले मछली के साथ खाड़ी के पानी में डाल दिया। यदि दिव्य जानवर फीनिक्स जानता था कि युन चे ने अपना खून प्राप्त करने के बाद ज्यादातर भोजन पकाने के लिए फीनिक्स आग का उपयोग किया था, ये ज्ञात नहीं था कि क्या यह इतना क्रोधित होगा कि युन चे को जले हुए लावा में जला देगा। एक बार आग भड़कने के कुछ देर बाद ही परेशानी शुरू हो गई। उसके पैर के नीचे का घास का मैदान असामान्य रूप से हिल गया। भूमिगत चीज के सतह पर आने का इंतजार न करते हुए यू चे ने अचानक अपने हाथों को जमीन में धकेल दिया और जबरन स्पिरिट प्रोफाउंड आर्मर प्लेटेड केचुआ को पकड़ लिया जो हमला करने वाला था। 2 या 3 प्रहारों के बाद, जिसने उसे कड़ी गांठों में मार दिया था, फिर उसे दूर फेंक दिया गया। ये दुखद था कि यह कवच चढ़ाया हुआ केचुआ केवल एक निम्न स्तर का स्पिरिट प्रोफाउंड जानवर था। हालांकि इसका शरीर बढ़िया स्टील जितना कठोर था, यू चे के हाथों में यह एक साधारण भांग की रस्सी से अलग नहीं था। भले ही युन चे की गहन शक्ति कमतर थी, उसकी बांह की ताकत ऐसी थी कि कोई उच्च स्तरीय स्पिरिट प्रोफाउंड अभ्यासी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। कवच चढ़ाया हुआ केचुआ, जो कसकर गांठों में बंधा हुआ था, घास पर अव्यवस्थित रूप से हिल रहा था, लेकिन काफी देर तक बहुत अधिक खून बहने के बाद वह हिलने डुलने में सक्षम नहीं रह गया था। 83,948 यू चे ने धीमी आवाज में जोर से कहा। जैसे ही उसने जोर से गिनना समाप्त किया, उसका हाथ अचानक ऊपर उठा और फीनिक्स फ्लेम ने ऊपर की ओर 2 भयंकर स्टॉर्म हॉक्स पर गोली चला दी, जो नीचे गोता लगाने वाले थे, जिससे एक विस्फोट के बाद वे गिर गए। इन 5 महीनों की व्यापक महारत के बाद, उसे फीनिक्स ब्रेक को खोलने के लिए भारी तलवार की आवश्यकता नहीं रही, और वह इसे अपनी बांह की लहर से भी सक्रिय कर सकता था, क्योंकि उसकी बांह को भी एक भारी तलवार के रूप में माना जा सकता था। फीनिक्स लॉ की चिलचिलाती गर्मी के साथ मछली का सूप तैयार होने में 60 सांसें भी नहीं लगीं। मछली का सूप डालने के बाद, यू चे ने उसे ठंडा रखने के लिए सावधानीपूर्वक फूंक मारी और लिटिल परी के पास पहुंची। उसके ऊपरी शरीर को सहारा देते हुए उसने छोटा कटोरा उसके होठों के पास उठाया। यहाँ अब गर्मी नहीं है। चू यूचेन ने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं और अपने कोमल होंठ खोले। उसके पास जो थोड़ी सी ताकत थी, उसका उपयोग करते हुए उसने मछली का सूप हल्के से घूंट घूंट करके पी लिया।
जैसे ही उसने अपना पहला कौर सूप निगला, ऊपर से एक अलौकिक चीख सुनाई दी। 6 बेहद लंबी पूंछ वाले गहरे हरे रंग के राक्षसी रूप से बड़े पक्षी 6 अलग अलग दिशाओं से यूं चे की ओर आते हैं। अपना सिर उठाए बिना यूं चे ने अपना बायां हाथ ऊपर की ओर घुमाया और ड्रैगन फॉल्ट को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। 6 वीडियो ग्रेट बड्स की स्थिति को लॉक करने के बाद यूं चे ने समय की 2 सांसों में 6 बार ड्रैगन फॉल्ट को लगातार घुमाया। तीसरी सांस में उसने पहले ही ड्रैगन फॉल्ट को वापस ले लिया था और उसे वापस अपनी पीठ पर रख लिया था। चीख चीख, अराजक फीनिक्स चीखों के बीच 6 फीनिक्स ब्रेक्स आकाश में उड़ गए, वीडियो ग्रेट बड्स पर सटीक विस्फोट किया जो उनके हमले के बीच में थे, और एक एक करके उन पर विस्फोट हो गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान छोटे कटोरे में मछली के सूप की एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी। चू यूचेन भी चौंका नहीं, और उसके बर्फीले होठों ने छोटा कटोरा कभी नहीं छोड़ा। जब सभी 6 महान पक्षी नीचे गिरे, तो छोटे कटोरे में मौजूद मछली का आधा सूप पहले ही खाया जा चुका था। चूंकि उन्हें पिछले 5 महीनों से हर दिन इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा था, वह लंबे समय से इसकी आदी हो गई थी, और इससे भी अधिक निश्चित थी कि यूनचे उन्हें पूरी तरह से रोक सकती है। इस 5 महीने की अवधि में वे लगभग हर पल सभी प्रकार के गहन जानवरों के हमलों के अधीन थे। बीच बीच में समय बदलता रहा, लेकिन ये कभी रुका नहीं। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने जो कभी भी चैन से सोने या खाने में सक्षम नहीं होगा कहा था, वह उन्हें डराने के लिए थोड़ा भी अतिरंजित या मनगढ़ंत नहीं था। परीक्षण के इस चरण का कठिनाई स्तर पहले चरण की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन था। जो डरावना था वह यह नहीं था कि गहरे जानवरों का स्तर बहुत अधिक था, नहीं यह गहरे जानवरों की चौंकाने वाली मात्रा थी, बल्कि यह लगातार हमलों की बौछार थी। वे जमीन से, भूमिगत, पानी से, आसमान से आए थे और कोई भी शक्तिशाली जानवर कभी भी हमला कर सकता था। यदि कोई एक क्षण के लिए भी अपने मन को शांत कर ले तो उसकी जान जा सकती थी। इस प्रकार की स्थिति में संभवतः 2 दिनों तक बने रहने की संभावना थी। 3-4 दिन भी सहा जा सकता था, लेकिन जब समय की अवधि लंबी होती चली गई, तो भले ही किसी का शरीर दबाव झेल सके, उसके दिमाग का पतन भी संभव था। यदि गहन ताकत वाले किसी अन्य व्यक्ति को, जो यूनचे से 1 गुना अधिक मजबूत था, बदल दिया गया, तो भी उनके लिए आगे बढ़ना लगभग असंभव था। फिर भी सिर्फ यूनचे के लिए इस परीक्षण का कठिनाई स्तर पहले चरण की तुलना में बहुत अधिक नहीं था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने अपना समय शिकार में बिताया था। इस अंतहीन मैदान के गहन जानवरों द्वारा शिकार किया जाना निस्संदेह भयानक था, लेकिन अपने पिछले जीवन में वह वास्तव में सबसे सर्वोच्च संप्रदायों, कुलों और सबसे मजबूत विशेषज्ञों द्वारा शिकार का शिकार हुआ था। इसके अलावा ये पूरे 7 वर्षों तक कायम रहा। उन 7 वर्षों के भीतर उनकी सतर्कता, धारणा, प्रतिक्रिया गति और जवाबी हमले की क्षमताएं भी बेहद भयावह स्तर तक परिष्कृत हो गईं। पुनर्जन्म के बाद उन क्षमताओं को सामने आने का कोई मौका नहीं था, लेकिन इस अंतहीन मैदान में असंख्य जानवरों द्वारा शिकार किए जाने के कारण उसकी क्षमताएं एक बार फिर जागृत हो गईं।